नमस्कार, हॉट सीट में आपका स्वागत है। हर वर्ष की तरह इस बार भी पद्मा पुरस्कारों को लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा सवाल अनुपम खेर के खिलाफ खड़े किए जा रहे हैं। क्या खेर साहब को पद्म भूषण से इससे सम्मानित किया गया है क्योंकि वो जाने माने फिल्मी सितारे हैं, या कहीं उन्हें भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में बातचीत करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है? यहाँ है हम मुंबई में रमाडा प्लाजा होटल में अनुपम साहब से ठीक यही सवाल करने के लिए। खेर साहब, ये बताएं कि आपको अभी देखिए पद्मा अवार्ड मिला है, पद्म भूषण आपको मिला है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर उसके लिए। थैंक यू। और भगवान करे कि आपको और ज्यादा उन्नति आपको मिले। थैंक यू। लेकिन सर, बड़े लोग हैं जो कि आपके ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं कि आपने अपनी आत्मा को बेच दिया इस सम्मान को पाने के लिए। जम्मू कश्मीर की कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है सलमान नियाजी साहब हैं, उन्होंने एक ओपन चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी को गुलाम नबी आजाद साहब ने रीट्वीट किया है, जिसमें आपके ऊपर सीधा आरोप है कि आपने ये पद्म भूषण पाने के लिए अपने सम्मान को बेच डाला। क्या ऐसा ही है? सर, पहली बात तो मैं जानता नहीं है कौन है सलमान नियाजी साहब, कौन है, तो इसलिए स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के, जो भी है, और आप भी वहीं से हैं। हाँ, बट जो भी है, मेरी जनरल नॉलेज उतनी अच्छी नहीं कि मैं ऐसे छोटे मोटे लोगों को याद रखूं। जहाँ तक गुलाम नबी साहब का आज़ाद है, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारे फैमिली मित्र हैं, बहुत हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारी मुलाकात जब भी होती है। उन्होंने उसको अगर रीट्वीट किया है तो शायद उनका कंपल्शन है कि उनको ऐसा। उनका क्या कंपल्शन है? वो तो उनको रीट्वीट करके मैं ये मानना दर्शा रहे हैं कि वो उनकी पोजीशन वही है। मैं ये मानना चाहिए शायद उनके ऑफिस ने किया होगा ट्वीट, वो खुद ट्विटर पे नहीं है, मैं खुद ट्विटर पे हूँ, उनके ऑफिस ने किया होगा। बिकॉज मैं उनसे, आप इस इंटरव्यू के बाद उनसे फोन करके पूछना चाहूंगा कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरा हक बनता है उनसे पूछना। बाकी जहां तक आपने इनको बड़े लोग बोला, शायद आपने संख्या में बड़े लोग बोला, बड़े लोग हैं नहीं, बहुत छोटे लोग। मैं संख्या की बात कर रहा हूं। तो ये इन लोगों को जवाब देके मैं अपनी शान में गुस्ताखी नहीं सर, देखिए, शान में गुस्ताखी तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरपूर्वक मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि सर आदरपूर्वक तो आपको पूछना पड़ेगा। मैं आपके हुनर का मैं फैन हूं सर, आप जो स्क्रीन पे करते हैं, मैं इसलिए मैं आपकी बड़ी प्रशंसा करता हूं। लेकिन जो सवाल उठता है ना सर, उस सवाल में भी कहीं ना कहीं वजन है कि आपने पिछले करीबन 4, 5, 6 सालों से आपने जो पोजीशंस ली हैं, वो सब पोजीशंस एक पार्टी के समर्थन में है। क्या ये कहना सही नहीं होगा कि चूंकि आपने वो पोजीशंस ली उस पार्टी के समर्थन में, जो कि भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए आपको आज सम्मान दिया गया है? भूपेंद्र जी, आप वोट करते हैं? यहाँ 3-4 कैमरामैन ये वोट करते हैं, ये किसी ना किसी को तो, पार्टी को तो करते होंगे, आप बताते नहीं है। तो इसका मतलब सब जो भी आदमी वोट करता है वो कोई ना कोई पोजीशन तो लेता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, उसमें प्रॉब्लम डेमोक्रेसी तो हमें यही सिखाती है। आप देखिए, ये आपके स्किल सेट के ऊपर नहीं है। सवाल ये उठता है कि आपको जो सम्मान दिया जा रहा है वो स्किल के कारण दिया जा रहा है या आपकी पॉलिटिकल अफिलिएशन? तो आपको क्या लगता है कि शिवाजी गणेशन जी को, कमला हासन जी को, रजनीकांत जी को, अमिताभ बच्चन जी को, इन सबको अवार्ड जो है वो इसलिए मिला कि वो किसी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी या पॉलिटिकल पार्टी के फीलिंग्स को एंडोर्स करते हैं? कहीं ना कहीं तो आपने जितने लोगों के नाम लिए, कहीं ना कहीं तो देखिए उन सबकी भी पॉलिटिकल पोजीशंस थी। वो भी उसमें भी हम डिटेल में हम लोग जा सकते हैं। मैं अगर अभी इस बार की मैं बात करूं तो चाहे अजय देवगन हो, मधु भंडारकर हो, चाहे पीयूष पांडे जी हो, आप खुद हो, डिजर्विंग तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं कर रहा सर, डिजर्विंग तो है ही है। अरे ये कोई मतलब ये कोई इधर का लायंस क्लब ऑफ चेंबूर का थोड़ा अवार्ड है यार, मोदी फैन क्लब है। अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी, इसलिए पद्मा अवार्ड दिया जाए। आई एम वेरी हैप्पी टू बी मोदी फैन। मोदी फैन क्लब और पद्मा अवार्ड दिया जाना, आप उससे संतुष्ट हैं? आपको लगता है ठीक है? आलोचकों का काम है आलोचना करना। मैं तो कुछ बनता ही नहीं जिंदगी में अगर मैं क्रिटिक्स की ही लाइनें पढ़ता रहता कि मेरी फिल्म में ये इसने इतना बुरा किया। मैंने 497 फिल्में की हैं, 497 फिल्म्स। आई एम 3 शॉर्ट ऑफ 500 फिल्म्स इन द लास्ट 31 ईयर्स। अगर मैं क्रिटिक्स की बातें सुनता रहता तो मैं तो कुछ ना करता। आपने अगर मुझे किसी ये नृतक के लिए मिलता या किसी संगीतकार के लिए मिलता तो मैं सोचता यार मुझे छुपना पड़ेगा, लोग कहेंगे क्यों मिल गया इसको। नहीं सर, मैं बताऊं, देखिए समस्या क्या उठती है कि आपने खुद पोजीशन दे रखी है और बड़ी अच्छी बात है, भगवान करे आप जैसे और लोग हों। आपने 26 जनवरी 2010 को ट्वीट किया कि ये जो सब अवार्ड्स हैं ये मॉकरी ऑफ आवर सिस्टम है, इन अवार्ड्स की कोई इसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है। और 2016 में देखिए आप कुछ और कहते हैं। हाँ, आप कहते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई जब 2010 में किसी एक शख्स को पद्म भूषण मिला था। जब मुझे पद्मश्री 2004 में मिला था तो मेरे इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स पूछे गए थे, मेरे पुलिस रिकॉर्ड्स पूछा गया था, कोई क्रिमिनल केस तो नहीं था, मेरा रेफरेंस पॉइंट वो था। तो 2010 में जिस शख्स को ये पद्म भूषण मिला था उसके काफ़ी क्रिमिनल केसेस थे, फ्रॉड के केसेस थे,
एंड आई न्यू फर्स्ट हैंड एंड द वर्ल्ड न्यू दैट, एंड इसके बावजूद भी उस सरकार ने उनको पद्म भूषण दिया। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये लिखा मतलब ऐसा नहीं था कि आपको नहीं दिया इसलिए आप नाराज हो रहे थे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। मैं तो पिछले मुझे खोसला का घोंसला के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला, नॉमिनेशन नहीं मिला, मुझे वेडनेसडे के लिए नहीं मिला, मैंने गांधी को नहीं मारा नहीं मिला, ये मेरी बेस्ट परफॉर्मेंसेज हैं। मुझे स्पेशल 26 के लिए नहीं मिला, तो मैं तो पे झंडे लेके खड़ा होता कि मुझे क्यों नहीं दिया। मेरे बचपन में बहुत साल पहले जब मैंने 5th स्टैंडर्ड में एक प्ले किया था तो मुझे अवार्ड नहीं मिला था, कंसोलेशन प्राइज भी नहीं मिला था। तो मेरे पिताजी बाहर एक पहाड़ की से 5-7 पीले रंग के जंगली फूल लेकर आए थे, उनका गुच्छा बना के बोला था ये तुम्हारा अवार्ड है। तो मुझे अवार्ड्स के साथ कैसे डील करना है, क्या करना है, मुझे सब पता है, पर बहुत खुश हूं मुझे अवार्ड मिला है। पर इसको ये बता देना कि इसलिए मिला है, ये आप देश की भी निंदा कर रहे हैं, मेरी भी निंदा कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए। आपने खुद नहीं, आपने चूंकि सम्मान की आपने निंदा कर रखी थी 2010 में। बिकॉज सम्मान की नहीं, उस शख्सियत के लिए लिखा था। आप ट्रैक कर लीजिए ना, उसका नाम निकाल लीजिए, आपको उसके साथ बहुत सारे प्रीतीश नंदी जी का ट्वीट मिलेगा। उसके साथ प्रीतीश नंदी जी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने लिखा था उस बंदे के लिए, सबने लिखा था, पूरा देयर वाज एन आउटरीच, तो उसमें मैंने भी लिखा था। लेकिन ये बताएं सर कि 2003-2004 में आप सेंसर बोर्ड से आप जुड़ गए, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2016 में अब देखिए आपको पद्म अवार्ड मिल गया। आपको तब पद्म अवार्ड मिला, आपको अब पद्म अवार्ड मिला। अच्छी बात है सर, उन लोगों को, बीजेपी वालों को आर्ट की कदर है, ऐसी बात नहीं है। अनुपम खेर का क्या लोगों को नहीं देते हैं तो क्या कर सकते हैं? अनुपम खेर का बीजेपी से क्या कनेक्शन है जरा? आई लाइक नरेंद्र मोदी, आई एम ए बिग फैन ऑफ हिज। पहली बार मुझे एक राष्ट्रीयवाद की फीलिंग देने वाला एक प्राइम मिनिस्टर दिखाई दिया। पहली बार एक ऐसा आदमी जो पिछले 19 महीनों में सोया नहीं है और देश के लिए काम कर रहा है। पहली बार एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसने छुट्टी नहीं ली है। पहली बार एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसने देश की छवि को हिंदुस्तान के बाहर बहुत रोशन किया, पूरा खत्म करने दीजिए। पहली बार एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो दिवाली के दिन फौज के लोगों के साथ वक्त गुजारता है। पहली बार एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो लाल किले से स्वच्छता की बात करता है और विमेन टॉयलेट्स की बात करता है। पहली बार 2 साल में ऐसा हुआ है कि कोई करप्शन का कोई स्कैंडल आ ही नहीं रहा है। वो देखिए, वो करप्शन की बात मत करें, क्योंकि वो एक सेपरेट स्टोरी है, उसमें मैं आपका इंटरव्यू में अलग से करना पड़ेगा मुझे। वरना अब करप्शन तो मतलब सुषमा स्वराज जी के खिलाफ आरोप लगे, वसुंधरा राजे के खिलाफ आरोप लगे, डीडीसीए का देखिए भी कितना भारी मसला चल रहा है। मैं बोलना नहीं चाहता था मगर आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट के नाम आपको बता सकता हूं आप ही के शो में, जिनकी पोजीशंस जो हैं वो इतनी पॉलिटिकली एफिलिएटेड हैं कि वो मुझे आंख के रहते हुए अंधे नजर आते हैं और कान के रहते हुए बहरे नजर आते हैं। लेकिन ये बताइए, अगर अनुपम खेर की पॉलिटिकल पोजीशन हो सकती है तो पत्रकारों को भी हो सकती है। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पोजीशन का प्रॉब्लम क्या है? मैं कोई प्रॉब्लम, मैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप पॉलिटिकल पोजीशन आप उस फेवर से कारण ले रहे हैं कि नहीं है, ये सवाल। नहीं, अगर मुझे नहीं मिलना चाहिए था, मैं आपसे खुद कह देता भैया मुझे नहीं चाहिए था, मैं पद्म भूषण के काबिल नहीं हूं। मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं आपको जो हिपोक्रेसी है ना, इसको हिपोक्रेसी तो कहेंगे, इस पूरे विवाद को, मतलब कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रहती है अवार्ड ले लेते हैं लोग, कोई क्या है कि कुछ नहीं कहता है, लोग कहते हैं हाँ पॉलिटिकल अवार्ड है। बहुत तकलीफ है, वी आर मेंटली, फिर भी अभी तक हमारी गुलामी चली गई है, मगर ये कुछ अंश गुलामी के बाकी हैं, चमचागिरी के, साइकोफेंसी के। आप वो सब नहीं है, मुझे नहीं है। आप वो नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं। आप चमचा नहीं है ना, मैं ना चंपा, आप साइकोफेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। जी नहीं, मैं साइकोफेंट हूँ। एक आदमी जो कार्यकर्ता से था और फिर चाय बेचता था और फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बना, फिर 15 साल उसने उस स्टेट की काया पलट दी, वो आके कांग्रेस को इतनी बुरी तरह परास्त करता है कि उनकी 44 सीट्स रह जाती हैं। अब उनको अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या टॉपिक रख सकते हैं कि लेट्स क्रिएट ए टॉपिक कि जो ये है इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर देते हैं मिस्टर मोदी की। लेट्स कॉल हिम दैट ही इज एंटी माइनॉरिटी, लेट्स कॉल हिम ही इज इंटॉलरेंट, लेट्स कॉल हिम ही इज अ डिक्टेटर। तो इसलिए सारे नाम जितने भी हो सकते हैं, घटिया नाम उनको बोले जाते हैं, और आप सड़क पे आ जाते हैं उनके समर्थन में, एब्सोल्युटली मार्च निकालते हैं, एब्सोल्युटली, और वही सब लोग जो आप जिसको अवार्ड सम्मान दिया जा रहा है वो सब आपके साथ सर मार्च में जाते हैं। तो जिस दिन श्रीमान राहुल गांधी जी इनका 10% काम करेंगे, मैं उनके लिए भी मार्च पे निकलूंगा, पर मुझे लगना चाहिए कि वाकई सही बात है। मतलब राहुल गांधी, बिकॉज़ ही इज द अदर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ना, वो तो खैर वो तो क्लियर नहीं है, वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन रहे, वो तो वो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर मैं उनकी मुझे एज ए पर्सन आई लाइक हिम,
but I think he's being tutored wrongly. But just on this question of hypocrisy, sir, ये जो दोगलापन है, Of course, दोगलापन है। सब जगह, राजनीति में भी है, आपके प्रोफेशन में भी है, अभी आपके प्रोफेशन में हमारे भी है। प्रोफेशन, सब जीवन के हर भाग में है। मैं अभी देख रहा था सर कि आप मुंबई में किसी एक कार्यक्रम में थे, वहां पे आपके खिलाफ लोग नारे लगाने लगे, बू आपको करने लगे, क्योंकि आप जैसे अभी अपनी बात रख रहे हैं वैसे आप वहां भी रख रहे थे। इस प्रकार के प्रकरण जब होते हैं सर, तो आप कैसे उसको इम्बाइब कैसे करते हैं? हाउ डू डील विद? मुझे लगता है मैं कुछ सही कर रहा हूँ। जहां मेरे सच बोलने पर अगर मुझे कुछ बू करते हैं, तो मुझे लगता है यार इनको तकलीफ पहुंची है, सच ने तकलीफ पहुंचाई। आप मुंबई में किसी पत्रकार के खिलाफ बोल रहे थे जो कि आपके साथ एक पैनल पे थी। एक पत्रकार थी जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत इस हिंदुस्तान में गॉसिप मैगजीन की पहली एडिटर वो पत्रकार थी। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रही थी। उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साउथ मुंबई में अच्छे अपने रुतबे से, अपनी मेहनत से जिस मुकाम पे पहुंची हैं वो वहां पहुंची हैं। जितने भी लोग ऑडिटोरियम में बैठे थे वो उनके चाहने वाले थे, उनके दोस्त थे। ये जो डायमंड स्टड्स पहनकर, हाथ में चैंपियन लेकर और ये 5 स्टार पार्टीज में हिंदुस्तान की गरीबी के बारे में बात करते हैं, मुझे इन पर तरस आता है। तो जयपुर लिट फेस्टिवल में क्या हुआ था सर? जयपुर लिट फेस्टिवल में बड़ा मजा आया था। वहां पे आपके खिलाफ आरोप लगा कि आपने पॉलिटिकली इनकरेक्ट आपने एक स्टैंड ले लिया। नहीं, मैंने बहन की गाली दी थी, इसलिए दी थी क्योंकि मैंने ये पॉइंट करना, वो उसका टॉपिक था कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो जो इस पक्ष में बोल रहे थे कि एब्सोल्यूट होनी चाहिए, तो उसमें एक पार्टी के कोई एमएलए थे जो कह रहे थे कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैंने कहा आपकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने तो बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कावर्ड है और साइकोफैंट है, इससे ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपको राइट क्या चाहिए? और वो आदमी फिर बोलने लगा, जब और भी बोला हम ऐसा कर देंगे, हम देश में ऐसा नहीं होने देंगे, वो नहीं ना, 6500 लोगों का क्राउड सडनली बोलने लगा मोदी मोदी मोदी। अब आज की जनरेशन को आप सिखा नहीं सकते, दे आर नॉट पॉलिटिकल स्लेव्स, दे आर नॉट आप ही की फ्रेटर्निटी, और फिर मैंने भी खड़े होकर बोला। तो फिर ये बताइए कि आप ही की फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं, आप जैसे और आपसे भी बड़े जो जितने जो सुपरस्टार्स हैं, फिर वो लोग ये क्यों कहते हैं कि इंटॉलरेंस है जी देश में? बिकॉज उनको तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने ये बात बोली है वो 20-20 बॉडीगार्ड्स के हाथ घूमते हैं। ये इंटेलेक्चुअल दोगलापना है क्या सर? ये भी कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल दोगलापन है। एक ये सोच है कि कुछ लोगों ने 2014 के इलेक्शन से पहले एक पिटीशन साइन किया था कि मिस्टर मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। वो हुआ नहीं, वो तो जीत गए और इतनी बुरी तरह जीत गए। तो अब उनका एजेंडा फिर भी जारी है। अगर कल को मैं आपको पसंद नहीं करता हूं और फिर कोई आप अच्छा काम करते हैं, ये बड़ा मेच्योरिटी की बात है कि मैं आपको पसंद करना शुरू करूं। जी, ग्रजिंगली, बट आई मस्ट एडमायर यू। आई थिंक ग्रजिंगली these people who do not have the same agenda as other people have should grudgingly start admiring the prime minister. और इसीलिए आपने देखा कि आपने ट्विटर पे आपने लिखा कि बरनौल भारी मात्रा में जो है मार्केट में बिकेगा, जब लोग आपको जो टारगेट करने लगे। मुझे नहीं, that was a sense of humor and I was happy that there were a lot of people congratulating me, but lot of people were making ये पुराना मेरा ट्वीट निकाल गया। पुराना ट्वीट निकालेंगे आप लोगों के, तो बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पर जिन्होंने अपने बच्चों की कसमें खाई हैं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, जिन्होंने कहा कि मैं कभी किसी ऐसे आदमी को गले नहीं लगाऊंगा जो सराबोर है, उस पे दोगलापन यही तो है, यही दोगलापन होता है। तो बट मैं देखता हूँ सर, आप मतलब आप इसलिए बरनौल की बात मैंने की थी कि क्या है कि जनरल है तो उसके भी उन्होंने बड़े, मैं इनफैक्ट अपने ट्रोल्स की भी कभी कभी तारीफ करता हूँ। एक दो लोग देखता हूं, आप हमेशा जय हो इज योर फेवरेट वर्ड। हाँ, बिकॉज आई थिंक इट मेक्स मी फील ग्रेट अबाउट इट। एंड ऑल्सो आई वेंट टू ए हिंदी मीडियम स्कूल वेयर माई प्रेयर वॉज सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। The only time I cried, I was in 1964 when Pandit Nehru died, I actually cried, as I remember that I'm in the corridor of my school. So I have been brought up in an atmosphere where my grandparents spoke about the country because the country had just got independence, where people talked about the leaders, where तो मुझे लगता है कि देश से बड़ा आपकी सर जो आपकी खुद की शख्सियत है, आप बहुत बार आप अपने जो आपके जो कश्मीरी पंडित होने का जो पेन है, आप उस पेन को बहुत बार, उस दर्द को बहुत आप व्यक्त करते हैं। आपने अभी मैं देखा कि आपने एक कश्मीरी पंडित फैमिली को भी अभी आपने अडॉप्ट कर लिया है जी। वो जो कदम था सर, वो कदम क्यों उठाया आपने? बिकॉज मुझे लगता है कि द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है हिंदुस्तान की, जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, त्रासदी है, वो कश्मीरी पंडितों का अपने घरों से बाहर निकाल देना, उनको मारकर, उनका बलात्कार करके, उनको खदेड़ कर, और 25-26 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ।
तो मैं जब इनके खिलाफ इस बात के खिलाफ आवाज़ उठाता हूं तो मेरा फ़र्ज़ है कि अगर कोई ऐसी फैमिली जिसको सख्त ज़रूरत है किसी मदद की, कश्मीरी पंडित फैमिली, आई मस्ट हेल्प। तो मैंने इसलिए एक पुलवामा के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ एक फैमिली है, उस इंसान की, अशोक रायना उनका नाम है, उनकी 3 बच्चियां हैं। तो मैंने कहा कि आप फिक्र मत करिए, आपके आगे की ज़िंदगी का। आप मोदी जो कर रहे हैं, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे, तो आप क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी से गुहार करते? यस, ऑफ कोर्स, आई हैव अ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। मैं उनसे बार बार उनके लोगों से मैं बोलता भी रहता हूं कि आपको ज़रूर कुछ करना चाहिए, और मैं उन्हें पूरा 5 साल का वक्त देना चाहूँगा, मतलब नॉट एज एन अथॉरिटी बट एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ, और अगर नहीं हुआ। जो फैसला था सर ये महबूबा मुफ्ती जी के साथ जो जाने का, क्या आप जैसे लोगों को क्या उससे कहीं दर्द नहीं हुआ? आपको लगा नहीं कि ये बीजेपी सरकार ने क्या कर डाला? डिसअपॉइंटमेंट इज पार्ट ऑफ लाइफ। डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत होती है, कभी डिसअपॉइंट हुए थे तब आप, जब ये फैसला जब लिया गया? नहीं, मतलब हाँ, ऑफ कोर्स हुआ था, मैं डिसअपॉइंट हुआ था, मैं बिल्कुल हुआ था, बट आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। आई फील, अब जैसे मिस्टर मोदी लैंडेड अप इन लाहौर, आई थॉट, पहला रिएक्शन मेरा था, यार ऐसे कैसे कर दिया इन्होंने। फिर मुझे लगा कि दैट्स ए ग्रेट वे ऑफ शोइंग दैट वी आर रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर यू। आपको अपना रुख बदलना पड़ेगा। क्या वो आपसे कभी कुछ एडवाइस देते हैं? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल। मैं उनको आप उनको कुछ अपने आप भारतीय सिटीजन के नाते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो फिर भी मैं उनको अपनी फिल्म वेडनेसडे दिखा पाया था, एंड बट एज ए प्राइम मिनिस्टर आई हैव मेट हिम ओनली ट्वाइस, वंस व्हेन आई वेंट फॉर दैट मार्च, एंड वंस रिसेंटली व्हेन सुभाष चंद्र गोयल जी की किताब रिलीज हुई थी। और जो लोग, देखिए मैं बताऊं, आपने दोगलेपन की बात की ना, आपने डबल स्टैंडर्ड्स की बात की, जो लोगों ने वो पिटीशन साइन किया था कि इनको बाहर का वीजा नहीं मिलना चाहिए या ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने चाहिए, सबसे पहले जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने उनको मिलने गए थे। तब वो लोग मिलने, यानी मैं अंत में मैं ये अगर मैं इस साक्षात्कार से जो मैं समझ रहा हूं वो ये कि अनुपम खेर जी अपनी बात पॉलिटिकल हो चाहे जो हो, मैंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आई वाज द ओनली एक्टर जो जिसने नेक्स्ट स्टिक आउट की, और मैं झंडा लेकर वहां पर खड़ा था। बाकी सब ने पॉलिटिकल पार्टीज में ज्वाइन कर लिया। आलोचक भाड़ में जाए। आलोचकों को टाइम का मेरे पास आलोचकों की तरफ देखने का। चलिए खेर साहब, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।